ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम। अध्याय 31। शिक्षक, मैं नहीं चाहता कि आप मरें। ये सुनकर युन युन ने गुहे द्वारा सौंपी गई सूची ली और उस पर नज़र डाली। वह मदद नहीं कर सकी और आहें भरते हुए बोली, सचमुच छठी कक्षा के लोगों के बीच शीर्ष स्तर के अमृत के लिए उपयुक्त आवश्यक सामग्री सामान्य खजाने नहीं हैं। गुहे ने उसकी बातों पर चुपचाप मुस्कुराया। अगर सामग्री की कीमतीता न होती तो वह युन युन की सहायता लिए बिना खुद ही इसे परिष्कृत कर लेता। वरिष्ठ गुहे, मैं जितनी जल्दी हो सके इन सामग्रियों को इकट्ठा करूंगा। सूची में वस्तुओं की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद युन युन ने गुहे को देखा और बोला, हालांकि सर्वोच्च सम्राट की गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री वास्तव में कीमती थी, लेकिन युनलैंड संप्रदाय के वर्षों में संचित संसाधनों को देखते हुए इन सामग्रियों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। गुहे ने उसके जवाब पर सिर हिलाया और फिर कहा, संप्रदाय गुरु, मुझे उम्मीद है कि आप 1 महीने के भीतर ये सामग्री जुटा लेंगे। उसके बाद मैं एक यात्रा पर जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि तब तक आप उन्हें तैयार कर लेंगे। वरिष्ठ गुहे एक और यात्रा पर जा रहे हैं। ये सुनकर युन युन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हाल ही में वरिष्ठ गुहे को यात्रा करने का इतना शौक क्यों था? हाँ, मैं टैगरे रेगिस्तान की यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ। गुहे ने इस तथ्य को नहीं छिपाया और सच्चाई से उत्तर दिया। टैगरे रेगिस्तान? युन युन हैरान रह गया। टैगरे रेगिस्तान सर्पों का क्षेत्र था। टैगरे रेगिस्तान में बेतहाशा प्रवेश करना एक बेहद खतरनाक प्रयास था। गुहे ने शांति से सिर हिलाया और आगे कहा, मुझे जानकारी मिली है कि टैगरे रेगिस्तान के भीतर एक स्वर्गीय ज्वाला छिपी हुई है। स्वर्गीय ज्वाला? TLN, शिट। ये विस्मयादिबोधक। गुहे के शब्दों से आश्चर्यचकित होकर युन युन के चेहरे पर विस्मय प्रकट हुआ। वह आश्चर्यचकित थी कि टैगरे रेगिस्तान में एक स्वर्गीय ज्वाला पाई जा सकती है। यद्यपि युन युन पृष्ठभूमि से किमियागर नहीं थी, फिर भी वह ऐसे खजाने का मूल्य समझती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर गुहे खतरनाक टैगरे रेगिस्तान में जा रहे थे। अचानक युन युन को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। वरिष्ठ गुहे, क्या आपके पास पहले से ही एक स्वर्गीय ज्वाला नहीं है? युन युन को याद आया कि पिछली बार जब उसने गैदरिंग क्यू पाउडर को परिष्कृत किया था तो गुहे ने एक स्वर्गीय ज्वाला प्रकट की थी। हालांकि युन युन को स्वर्गीय ज्वालाओं की गहरी समझ नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि एक व्यक्ति अधिकतम एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को ही परिष्कृत कर सकता है। युन युन के शब्दों को सुनकर गुहे क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। उसने उससे ये संबंध जोड़ने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उसने पहले से ही अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रखी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने संरक्षण में एक शिष्य की ओर से इस स्वर्गीय ज्वाला को प्राप्त करने का इरादा रखता हूं। गुहे ने पास में खड़े जियाओ यीजियान की ओर देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई क्योंकि वह शांति से बोलना जारी रखता था। क्या? गुहे के शब्दों को सुनकर युन युन को लगा कि उसने शायद गलत सुना है। उसके नाजुक चेहरे पर क्षण भर की उलझन और अविश्वास की अभिव्यक्ति। बड़े गुहे, क्या आप कह रहे हैं कि आप अपने शिष्यों के लिए ये स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर रहे हैं? आप कहना चाहते हैं? युन युन को यकीन ही नहीं हुआ कि वह क्या सुन रही थी। वास्तव में मैं अपने शिष्यों के लिए ये स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर रहा हूँ। गुहे ने अपने कथन की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। हालांकि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन गुहे ये खुलेआम कह रहे थे क्योंकि सच में वह अपने शिष्यों के लाभ के लिए ग्रीन कोर लोड्स फ्लेम प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने ये भी कल्पना करना शुरू कर दिया कि एक बार जब वह अपने शिष्यों को ज्वाला भेंट करेंगे तो क्या होगा। उन्हें अपने शिष्य को जानवर की ज्वाला प्रदान करने के लिए खुद एक स्वर्गीय ज्वाला मिली थी। अगर वह उन्हें ग्रीन कोर लोड्स फ्लेम जैसी स्वर्गीय ज्वाला दे देते तो क्या होता। लेकिन उन्होंने उन विचारों पर ध्यान देने की हिम्मत नहीं की। किसी भी मामले में उनका मानना था कि परिणाम निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं से अधिक होंगे। प्रतिपूर्ति के लिए सिस्टम की व्यवस्था के साथ वह हार नहीं मानेंगे। बड़े गुहे, क्या आप गंभीर हैं? गुहे से सीधा जवाब पाकर युन युन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं और वह उसे घूरने लगी। बेशक मैं गंभीर हूँ। संप्रदाय गुरु को भी समझना चाहिए कि एक किमियागर के लिए स्वर्गीय ज्वाला का क्या मतलब है। यदि मेरे शिष्यों के पास ग्रीन कोर लोड्स फ्लेम है तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां निस्संदेह असाधारण होंगी। एक गुरु के लिए सबसे बड़ी आशा यह है कि उसके शिष्य भविष्य में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करें। स्वाभाविक रूप से मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। चूंकि मैंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया है, इसलिए मेरे लिए ये स्वाभाविक है कि मैं उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से आगे निकलने और भी अधिक चमकने में मदद करूं। गुहे के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी और उसका स्वर प्रत्याशा से भरा था। मेरे शिष्य भविष्य में जो उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, उनकी तुलना में एकमात्र स्वर्गीय लौ कुछ भी नहीं है।
अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी, बशर्ते मेरे शिष्य श्रेष्ठ हों। गूहे के शब्द सुनकर युन युन अवाक रह गई। क्या एल्डर गूहे अपने शिष्यों की खातिर वाकई इतनी दूर जा सकते हैं? अपने शिष्यों को एक स्वर्गीय ज्योति, दुनिया का खजाना सौंपना। उसकी नज़र गूहे पर टिकी रही, क्योंकि वह उनके शब्दों को समझ रही थी और विनम्रता का भाव महसूस कर रही थी। साथ ही गुरुओं के रूप में उसे एहसास हुआ कि वह उनसे कितनी पीछे रह गई है। दूसरी तरफ नालन यानरान गूहे के दिल को छू लेने वाले शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। उनके सुंदर रूप और परिष्कृत व्यवहार को देखकर वह खुद को मोहित पाती है। उसके दिल में एक विचार आया, एल्डर गूहे जैसा गुरु होना कितना बढ़िया होगा। उस विचार के साथ नालन यानरान पास में खड़े ज़ियाओ यीजियान पर ईर्ष्या भरी नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाए। एल्डर गूहे के मार्गदर्शन में अध्ययन करने में सक्षम होना निस्संदेह एक आशीर्वाद था। अपने शिष्यों के लिए इतने सौम्य, विचारशील और देखभाल करने वाले। इसके अलावा वह बहुत सुंदर दिखता है। वह व्यवहारिक रूप से परिपूर्ण है। युन युन और नालन यानरान की भावनाओं का तो जिक्र ही नहीं। इस समय उपस्थित लोगों में सबसे अधिक प्रभावित व्यक्ति निस्संदेह गूहे के पीछे का शिष्य जियो यीजियान है। जब उसने सुना कि गूहे अपने शिष्यों की खातिर स्वर्गीय ज्वाला ले जा रहा है तो वह वहीं जम गई। उसके बाद के दिल से निकले शब्दों ने उसे और भी गहराई से छू लिया। उस दिन को याद करते हुए जब वह उसकी शिष्य बनी, उसने छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव बताए, यहाँ तक कि बिना किसी हिचकिचाहट के गहन साधना विधियाँ भी बताईं। उसने उदारतापूर्वक उसे उड़ान तकनीक जैसी असाधारण वस्तुएं भी उपहार में दीं। पीछे मुड़कर देखें तो उसका शिष्य बनने के बाद से वह कभी कंजूस नहीं रहा, बल्कि अत्यधिक उदार रहा। ऐसा और कौन गुरु कर सकता है? इन यादों को याद करते हुए जियो यीजियान की क्रिस्टल क्लियर आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाए और खुद को गूहे की बाहों में फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, मास्टर, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। ओह! जियो यीजियान को उसकी बाहों में देखकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर एक गर्म मुस्कान प्रकट की। मूर्ख लड़की, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुमने खुद को बड़ा होते नहीं देखा? मैं कैसे मरना सहन कर सकती हूँ? इसके बाद गूहे के सांत्वना भरे शब्दों के साथ जियो यीजियान ने रोना बंद कर दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें पहले से ही नम थीं। ठीक है, रोना बंद करो। क्या तुम चाहती हो कि संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठ बहन यानरान तुम्हारा मजाक उड़ाएं? गूहे ने मजाकिया अंदाज में कहा, जियो यीजियान के थोड़े बिखरे बालों को बिखेरते हुए। अध्याय 32, आंतरिक संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता। गूहे के शब्दों को सुनकर ज़ियाओ यीजियान ने सहज रूप से युन युन और नालान यानरान की ओर देखा, ये पुष्टि करते हुए कि वे वास्तव में उसे देख रहे थे। वह अपना चेहरा ढकने और जाने से पहले आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। ये लड़की, शिष्य ने गलत व्यवहार किया। मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय के गुरु को बुरा नहीं लगेगा, गूहे ने युन युन से माफ़ी मांगते हुए कहा। मुझे कहना चाहिए, एल्डर गूहे, आप वास्तव में एक असाधारण शिक्षक हैं। अपने सामने गुरु शिष्य के गहरे बंधन को देखकर युन युन आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। एक शिष्य को स्वर्गीय ज्वाला देने के अलावा वह और क्या नहीं दे सकता था। गूहे की आत्मा ऐसी चीज थी जिससे वह सीख सकती थी। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला के बारे में सोचते हुए युन युन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने गूहे को देखा और पूछा, एल्डर गूहे, क्या आपको टैगरे रेगिस्तान की अपनी यात्रा में हमारे संप्रदाय के साथ जाने की जरूरत है? टैगरे ग्रेट डेजर्ट सर्प जाति का क्षेत्र था और उनकी रानी की एक भयानक प्रतिष्ठा थी। गूहे का अकेले रेगिस्तान में प्रवेश करना काफी जोखिम भरा हो सकता था, कुछ ऐसा जिससे युन युन बचना चाहती थी। आखिरकार वह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का एक सम्मानित एल्डर था और उस समय छठी कक्षा का कीमियागर था। अगर उसे टैगरे रेगिस्तान में खतरे का सामना करना पड़ा तो यह संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान होगा। इसके अलावा अपनी स्थिति की परवाह किए बिना युन युन नहीं चाहता था कि गूहे खुद को खतरे में डाले। गैदरिंग क्यूईपिल के साथ पिछली मुठभेड़ को छोड़कर इस बार की ग्रीन कोर लोड्स फ्लेम के साथ युन युन पहले से ही गूहे का एहसानमंद था। खासकर अब ये जानते हुए कि गूहे अपने शिष्यों के लिए जोखिम उठा रहा था, युन युन ने उसकी मदद करने के लिए और भी अधिक इच्छुक महसूस किया। अपने दिमाग में असंख्य विचारों के साथ युन युन की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। गूहे की तरफ से वह युन युन के सवाल से थोड़ा हैरान था। उसे याद आया कि मूल कहानी में गूहे ने युन युन को टैगरे रेगिस्तान से स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया था। हालांकि उस समय युन युन ने ईमानदारी से नहीं बल्कि दायित्व के कारण अनिच्छा से उसकी मदद की थी। लेकिन अब युन युन स्वेच्छा से उसकी मदद करने की पेशकश कर रही थी। अपने पिछले रवैये से उसके वर्तमान रवैये की तुलना करते हुए गूहे ने उसके प्रति युन युन के रवैये में एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया। अपनी पहल पर ऐसा अनुरोध करने में सक्षम होना दर्शाता है कि युन युन ने उसके लिए थोड़ा स्नेह विकसित किया है। ये सोचते हुए गूहे अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान का संकेत प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि गूहे जानता था कि यह केवल शुरुआत थी।
अगर वह यून यून को वास्तव में जीतना चाहता था तो उसे और अधिक प्रेरक तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है, साथियों को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। गूहे एक पल के लिए हिचकिचाया, उसके शब्दों में चिंता का स्पर्श दिखाई दे रहा था। टैगर ए ग्रेट डेजर्ट विश्वासघाती है और रानी मेडुसा इसकी रखवाली कर रही है। मैं वास्तव में नहीं चाहती कि संप्रदाय गुरु व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए खुद को खतरे में डालें। गूहे के शब्दों को सुनकर यून यून के भीतर एक सूक्ष्म हलचल हुई। उसकी आंखें अनजाने में गूहे के सुंदर चेहरे पर घूम गईं। एल्डर गूहे, क्या आप मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं? ये ठीक है। जबकि यूनलैंड संप्रदाय रानी मेडुसा को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, हवा की विशेषताओं की चपलता के साथ, उसके लिए मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। यून यून ने अपने दिल में उभरती भावना को दबा दिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस मामले में मैं संप्रदाय गुरु की कंपनी की सराहना करता हूँ। गूहे के चेहरे पर असहायता का एक संकेत दिखाई दिया, उसके बाद एक गंभीर स्वर, हालांकि अगर खतरा पैदा होता है तो मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय गुरु बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता देंगे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आखिरकार यूनलैंड संप्रदाय मेरे बिना काम चला सकता है गूहे, लेकिन यह अपने संप्रदाय गुरु के बिना काम नहीं चला सकता। ये सुनकर यून यून ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं एल्डर गूहे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा। अग्रिम धन्यवाद संप्रदाय गुरु, गूहे ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में मैं इस बार एल्डर गूहे को खोजने के लिए किसी और कारण से आया हूं। मैं इस पर एल्डर गूहे की राय सुनना चाहूंगा। यून यून ने धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। यदि संप्रदाय गुरु को कुछ कहना है तो कृपया संकोच न करें। मैं पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हूं, गूहे ने शांति से उत्तर दिया। 3 महीने के समय में यूनलैंड संप्रदाय की वार्षिक आंतरिक संप्रदाय ग्रैंड प्रतियोगिता होगी। जैसा कि यून यून ने बताया, उसने अपनी खूबसूरत आंखों से गूहे को देखा। इस आगामी इनसेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन के लिए मैं चाहती हूं कि एल्डर गूहे इसकी अध्यक्षता करें। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर गूहे इसके लिए तैयार हैं। इनसेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन, ये सुनकर गूहे थोड़ा हैरान हो गया। यूनलैंड सेक्ट में हर साल एक इनसेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन आयोजित किया जाता था। शीर्ष 3 प्रतिभागियों को अच्छे पुरस्कार मिलते थे। इसके अलावा कुछ एल्डर मौजूद होते थे जो प्रतिभाशाली शिष्यों का निरीक्षण करते थे और उन्हें अपने संरक्षण में लेते थे। हालांकि गूहे थोड़ा हैरान था। उसने यून यून को देखा और पूछा, क्या ये सेक्ट मास्टर नहीं था जिसने अतीत में व्यक्तिगत रूप से इसकी अध्यक्षता की थी? ये बदलाव क्यों? यून यून के मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी और उसके स्वर में लाचारी का स्पर्श था। एल्डर गूहे को शायद पता न हो, लेकिन अतीत में प्रत्येक आंतरिक संप्रदाय ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान कई बुजुर्गों ने अपने शिष्यों को संप्रदाय में शामिल करने के अवसर का लाभ उठाया, उन्हें स्वीकार किए जाने की उम्मीद में। हालांकि इस बिंदु पर यून यून की नज़र उसके बगल में मौजूद नलन यानरान पर पड़ी और उसने संतोष की भावना व्यक्त की। मेरे बगल में यानरान के होने से अब मेरा नए शिष्यों को स्वीकार करने का इरादा नहीं है, लेकिन ये बुजुर्ग कभी हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ थे और उनमें से कई ने मेरे बड़े होने पर मेरी देखभाल भी की। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें संबोधित करना मेरे लिए कठिन है, इसलिए इस आंतरिक संप्रदाय ग्रैंड प्रतियोगिता के लिए मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इन शब्दों के साथ यून यून ने गूहे की ओर देखा, उसके स्वर में अनुरोध का संकेत था। मुझे उम्मीद है कि एल्डर गूहे मेरी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। ये सुनकर गूहे पहले से ही यून यून के इरादे को समझ गया था। वह उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। गूहे अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। यून यून अभी भी बहुत नर्म दिल था। इस तरह के मामले को अगर एक बार टाला जाए तो हमेशा के लिए टाला जा सकता है। अगर आपको शिष्य नहीं चाहिए तो सीधे साधे क्यों नहीं हो जाते? क्या वे बूढ़े लोग वाकई आपको मजबूर कर सकते हैं? यून यून की मौजूदा ताकत के साथ उसे अब उन बूढ़े लोगों की राय पर विचार करने की जरूरत नहीं थी। गूहे ने क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के कई बुजुर्गों के साथ भी बातचीत की थी। वे बूढ़े लोग सभी वरिष्ठ और आधिकारिक होने का दिखावा करना पसंद करते थे। वे अक्सर अपनी इच्छा को लागू करने के लिए पूर्व संप्रदाय मास्टर युनशान के साथ अपने पिछले जुड़ाव और उनकी वरिष्ठता पर भरोसा करते थे। जब गूहे ने क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में प्रवेश किया था तो उसने उनके तरीकों का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। हालांकि गूहे के 6ठे दर्जे के कीमियागर के पद पर आगे बढ़ने के बाद किसी ने भी उसके सामने अहंकार से काम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार 6ठे दर्जे के कीमियागर की हैसियत दू सम्राट स्तर के विशेषज्ञों से भी बढ़कर थी। ऐसे प्रतिष्ठित पद की आलोचना कोई भी नहीं कर सकता। इसके अलावा 6ठी कक्षा के कीमियागर के रूप में गूहे में एक निश्चित स्तर का अहंकार था और वह बड़ों के अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करता था। इससे उन बूढ़ों के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उस समय यून यून के अनुरोध का सामना करते हुए गूहे के दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे। वह सोच रहा था कि अगर वह इनसेक्ट शिष्य प्रतियोगिता की देखरेख करने के लिए सहमत हो जाए तो उसे क्या लाभ हो सकता है।
एक पल के बाद गुहे ने अपना मन बना लिया था। वह मुस्कुराया और यून यून की ओर सिर हिलाया। चूंकि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। गुहे के दिमाग में अपनी योजना थी। इनसेक्ट शिष्य प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक शिष्य अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। शायद वह कुछ असाधारण प्रतिभाशाली शिष्यों की पहचान कर सके। अगर वे सिस्टम के मूल्यांकन के अनुसार 8 अंकों की रेटिंग प्राप्त कर सकते हैं, तो गुहे उन्हें अपने शिष्यों के रूप में लेने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अध्याय 33। गुहे की महत्वाकांक्षा। शिष्य साधना प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए गुहे के विकास का सबसे तेज मार्ग प्रशिक्षुता के माध्यम से था, विशेष रूप से विलक्षण शिष्यों के साथ। आगामी आंतरिक संप्रदाय शिष्य प्रतियोगिता ने गुहे के भीतर प्रत्याशा को प्रज्वलित किया। एक छिपी हुई प्रतिभा की खोज की संभावना आकर्षक थी। इन विचारों के साथ गुहे ने अब संकोच नहीं किया और यून यून के अनुरोध पर तुरंत सहमत हो गए। गुहे को वास्तव में उसकी भलाई के बारे में सोचते हुए देखकर यून यून की संतुष्टि उसके आकर्षक चेहरे पर स्पष्ट थी। अनजाने में गुहे के बारे में उसकी धारणा उदासीनता से पक्षपात में बदल गई थी। असामान्य रूप से गुहे के विकल्पों और कार्यों ने धीरे धीरे उसकी भावनाओं को प्रभावित किया था। यदि यह अतीत में होता तो यून यून अपनी दुविधाओं के बावजूद गुहे की सहायता नहीं मांगती। ये खुद यून यून द्वारा अनदेखा किया गया था। इस समय गुहे को कुछ याद आ रहा था। उसकी नज़र नालन यानरान पर जा रही थी। उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या यानरान इस इनसेक्ट प्रतियोगिता में भाग लेगी? इनसेक्ट प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रतिभागियों के पास 2 प्रैक्टिशनर्स से अधिक ताकत होनी चाहिए और उनकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानरान पिछले वर्ष की प्रतियोगिता के दौरान 2 प्रैक्टिशनर स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी, जिससे वह भाग नहीं ले पाए। यून यून ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वास्तव में मैं इस इनसेक्ट प्रतियोगिता में शामिल होंगी। नलन यानरान अपनी क्षमताओं में आश्वस्त थी। उसने पहले से ही युवा संप्रदाय गुरु के रूप में अपनी पहचान से प्रेरित होकर शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर अपनी नज़रें टिका रखी थीं। संप्रदाय गुरु की प्रशिक्षु के रूप में वह अपने शिक्षक को चमकाने और सम्मान दिलाने के लिए बाध्य महसूस करती थी। यानरान, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। मुस्कुराते हुए गुहे ने नलन यानरान को संबोधित किया। नलन यानरान ने क्षण भर के लिए संकोच किया, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, बड़े गुहे, कृपया बोलें। जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं मना नहीं करूंगी। ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। गुहे ने सिर हिलाया और आगे कहा, मेरे पास एक नया शिष्य है जो डॉक्टर हुआ करता था और उसने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया। आगामी आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ अभ्यास युद्ध में भाग लेने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। गुहे की नज़र नालन यानरान पर टिकी हुई थी क्योंकि उसने अपना अनुरोध स्पष्ट किया था। अभ्यास युद्ध। नालन यानरान ने क्षण भर के लिए विराम लिया, फिर महसूस किया, बड़े गुहे, क्या आप जियाओ यी जियान का उल्लेख कर रहे हैं? बड़े गुहे, क्या आपने हमेशा दूसरों के साथ युद्ध को हतोत्साहित नहीं किया है? परिवर्तन क्यों? यून यून अपनी उलझन को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रश्न का अनुमान लगाते हुए गुहे ने मुस्कुराते हुए समझाया, संप्रदाय गुरु, मैं एक गलतफहमी में फंस गई थी। मेरा मानना था कि कीमियागरों को केवल कीमिया पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब मुझे एहसास हुआ है कि कीमियागर के रूप में हमें साधना पर जोर देना चाहिए। कुछ मामलों को दूसरों को नहीं सौंपा जा सकता, जबकि कीमियागर दूसरों को कार्य करने के लिए आदेश दे सकते हैं। ये प्रयास अंततः बाहरी शक्ति पर निर्भर करते हैं। केवल अपनी क्षमताओं को मजबूत करके ही हम वास्तव में नियंत्रण कर सकते हैं। गुहे ने यून यून के प्रश्नों का आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मूल कहानी में गुहे के पास मार्शल कौशल की कमी के कारण उसे अपमानित होना पड़ा जब वह सबके सामने जियाओयान से आसानी से हार गया। हालांकि अब शिष्य साधना प्रणाली से लैस गुहे का लक्ष्य ऐसे कुशल कीमियागर बनाना था जो न केवल कीमिया में बल्कि युद्ध में भी उत्कृष्ट हो। मूल कार्य में जियाओयान के आदर्श कीमियागर मॉडल के समान बेहतर कीमिया कौशल और दुर्जय मार्शल क्षमताओं का एकीकरण उसका लक्ष्य था। ये परिवर्तन यून यून पर खोया नहीं था, जिसने गुहे के दृष्टिकोण में क्रमिक परिवर्तन देखा था। क्या ये सब पर्दे के पीछे ओल्ड सोल याओ चेन द्वारा समर्थित नहीं है? गुहे को बस यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक प्रणाली के स्वामी के रूप में उनके द्वारा विकसित शिष्य जियाओयान जैसे किसी व्यक्ति से आगे नहीं निकल सकते। इसके अलावा जब उनके सभी शिष्य युद्ध और कीमिया दोनों में निपुण हो गए, ये निस्संदेह दूसरों के लिए ईर्ष्या का विषय बन जाएगा। थोड़ी सी जांच के बाद इनके गुहे के शिष्य होने की खबर तेजी से फैल गई, जिससे एक असाधारण गुरु के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हो गई। नतीजतन विभिन्न कोनों से असाधारण प्रतिभाएं उनके पास आने लगी, उनके संप्रदाय में शामिल होने और इस महान शिक्षक से सीखने के लिए उत्सुक। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हुए जहां उनके संरक्षण में अनगिनत प्रतिभाएं थीं, जो दैनिक दीक्षा समारोहों को सिस्टम के पुरस्कार तंत्र को ट्रिगर करने में सक्षम बनाती थी। गुहे के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। गुहे की व्याख्या सुनकर यून यून ने आखिरकार धीरे से सिर हिलाया।
फिर भी वह कुछ हद तक हैरान महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। गहन कीमिया अभ्यास और समर्पित साधना को संतुलित करना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा काम लग रहा था। हालांकि चूंकि गुहे ने अपना मन बना लिया था, इसलिए यून यून ने आगे जांच करने से परहेज किया। इस बीच नालन यानरान ने मामले पर ज्यादा नहीं सोचा था। गुहे के शब्दों को सुनने के बाद वह तुरंत सहमत हो गई और कहा, बड़े गुहे, निश्चिंत रहें, मैं आपकी शिष्या लिटिल का ईमानदारी से मार्गदर्शन करूंगी। बहुत अच्छा, मैं उसे आपके हवाले कर रही हूँ। गुहे ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग अपनी ही योजनाओं के बारे में सोच रहा था। अपने अनोखे विषैले शरीर के साथ जियोई जियान जहर खाकर अपनी साधना को बढ़ा सकती थी। इसके अलावा उसकी अपनी ट्रांसमिशन और ज्ञानोदय तकनीकों ने उसे एक फ़ायदा दिया। हालांकि उसकी युद्ध क्षमताएं वर्तमान में नालन यानरान से पीछे थीं, लेकिन जियोई जियान की ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी, जो समय के साथ नालन यानरान को चकित कर देगी। इससे नालन यानरान अनजाने में ही यह सब गुहे को जिम्मेदार ठहराने लगती है। एक शिष्य को, जो कभी खुद से कमज़ोर था, धीरे धीरे उससे आगे निकल जाता है और यहाँ तक कि उस पर हावी हो जाता है। नालन यानरान क्या सोचती होगी? निस्संदेह वह जियाओई जियान से ईर्ष्या करती होगी, क्योंकि उसके पास इतना शक्तिशाली गुरु है। अध्याय 34 शोकपूर्ण विष शरीर को सक्रिय करना। इसके बाद युन युन ने आगामी आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता के बारे में विभिन्न मामलों की व्याख्या की और फिर धीरे धीरे नालन यानरान के साथ आंगन से बाहर निकल गया। आगे का रास्ता काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। युन युन की सुंदर आकृति को विदा होते देख गुहे ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस आ गया। जैसे ही वह अपनी साधना शुरू करने वाला था, उसने अपने कमरे के बाहर हल्के कदमों की आवाज़ सुनी। गुरु। अगले ही पल दरवाजे के बाहर से जियाओई जियान की आवाज़ सुनाई दी। ये युवती अब क्या चाहती है? उसके मन में जिज्ञासा की एक झलक कौंधी और गुहे ने सहजता से उत्तर दिया, अंदर आ जाओ। क्रेक। गुहे के निमंत्रण के बाद जियाओई जियान ने सीधे दरवाज़ा खोला। गुरु। जियाओई जियान झिझकते हुए गुहे के सामने खड़ा था। आप अपनी बात कह सकते हैं, संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओई जियान की आंखों में झिझक देखकर गुहे का स्वर कोमल और सुखदायक था। गुरु, आपकी शिष्या अपने भीतर के विषैले शरीर को सक्रिय करना चाहती है। गुहे के समर्थन से प्रोत्साहित होकर जियाओई जियान ने आखिरकार अपना मन बना लिया और अपने भीतर के विचारों को व्यक्त किया। क्या आपने इस बारे में सोचा है? ये सुनकर गुहे की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर होती गई और उन्होंने कहा, विषैले शरीर को सक्रिय करना एक तरफा रास्ता है। हालांकि गुहे ने जियाओई जियान को उसके विषैले शरीर के कारण अपना शिष्य बना लिया था, लेकिन उसे ये सुनकर विशेष रूप से प्रसन्नता नहीं हुई कि वह इसे स्वयं सक्रिय करने का इरादा रखती है। एक बार सक्रिय होने के बाद विषैले शरीर ने उसे जहर की लत लगा दी। जहर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके लिए उसका आकर्षण उतना ही अधिक होगा। विषैले शरीर वाले लोगों के लिए शक्तिशाली विष कीमियागरों के लिए स्वर्गीय लपटों के समान आकर्षण रखते हैं। वे उत्सुकता से और लापरवाही से उनके पास जाते। इसके अलावा जहर निगलने की प्रक्रिया में बहुत दर्द और पीड़ा होती। जब उसने अपने सामने उत्साही और आज्ञाकारी जियाओई जियान को देखा, तो गुहे को अचानक ये सब सहने देने में अनिच्छा महसूस हुई। शिष्य ने इस पर विचार किया है। गुहे के सवालों के सामने जियाओई जियान ने हालांकि कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और दृढ़ संकल्प के साथ बात की। शोकपूर्ण विष शरीर को सक्रिय करना एक ऐसा निर्णय था जिस पर जियाओई जियान ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया था, और जो बात उसके दृढ़ निश्चय को और भी मजबूत कर गई, वह थी आज मंडप में गुहे से सुनी गई गहरी मार्मिक हार्दिक बातें। उसके शोकपूर्ण विष शरीर को जगाने का उद्देश्य उसके गुरु को निराश करने से बचना था। चूंकि तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है, तो अपने दिल की सुनो। जियाओई जियान की आंखों में दृढ़ अभिव्यक्ति देखकर गुहे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बाद में उसने अपनी स्टोरेज रिंग से बैंगनी जड़ी बूटी का एक डंठल निकाला। यह एक दूसरी श्रेणी की जड़ी बूटी है, बैंगनी दिल वाला ऑर्किड। इसका उपयोग दवा के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी विषाक्तता भी होती है। इसका उपयोग अपने शोकपूर्ण विष शरीर को सक्रिय करने के लिए करें। गुहे ने बोलते हुए जियाओई जियान को बैंगनी हृदय ऑर्किड सौंप दिया। शोकपूर्ण विष शरीर को सक्रिय करने की एकमात्र शर्त स्वेच्छा से विष का सेवन करना था। जियाओई जियान ने अपना जैद जैसा हाथ बढ़ाया। गुहे के हाथ से बैंगनी हृदय ऑर्किड को गंभीरता से स्वीकार करते हुए अपने दिल में चुपचाप संकल्प लिया, गुरु, आपका शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। गुरु, अब मैं विदा लेता हूँ। बैंगनी हृदय ऑर्किड को पकड़े हुए जियाओई जियान धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। जाने से पहले अपने पीछे का दरवाजा धीरे से बंद किया। जियाओई जियान के जाने के साथ ही कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे गुहे ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी आत्मा की शक्ति का एक कतरा छोड़ा जियाओई जियान के कमरे की ओर टटोला। हालांकि जियाओई जियान के पास शोकपूर्ण विष शरीर था और उसे जहर निगलते समय सुरक्षित रहें, गुहे को अभी भी बेचैनी का एहसास हो रहा था।
पर्पल हॉट ऑर्किड प्राप्त करने के बाद जियाओ यीजियान सीधे अपने कमरे में वापस चली गई। बिस्तर के पास बैठकर जियाओ यीजियान ने अपने हाथ में पर्पल हॉट ऑर्किड को देखा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। अगले ही पल जियाओ यीजियान ने पर्पल हॉट ऑर्किड को अपने होठों से लगा लिया। अपने गुलाबी होठों को थोड़ा सा खोलकर जियाओ यीजियान ने पर्पल हॉट ऑर्किड को अपने मुंह में रखा और उसे ध्यान से चबाना शुरू कर दिया। जैसे ही कड़वा रस उसके मुंह में गया, जियाओ यीजियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दृढ़ निश्चय के साथ तरल को निगल लिया। फिर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मानो वह एक निंदित कैदी हो जो अपने फांसी का इंतजार कर रही हो, अपने भाग्य के आने का इंतजार कर रही हो। पर्पल हॉट ऑर्किड का असर धीरे धीरे हो रहा था और लगभग आधे अगरबत्ती के बराबर समय के बाद जियाओ यीजियान को आखिरकार कुछ असहज महसूस होने लगा। इसके तुरंत बाद उसके पेट से अचानक एक चुभने वाला दर्द उठा। ममम, अपने पेट को कसकर पकड़ते हुए जियाओ यीजियान दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक पाए। जैसे ही पर्पल हॉट ऑर्किड के विषाक्त पदार्थों ने पूरी तरह से असर दिखाया, उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। उसका गोरा चेहरा राख हो गया और अनजाने में वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका छोटा शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जियाओ यीजियान को पता नहीं था कि जब वह तीव्र पीड़ा में तड़प रही थी, उसके पेट के निचले हिस्से में छिपा इंद्रधनुषी धागा इंद्रधनुषी रंग की रोशनी की बौछारें छोड़ रहा था, जो एक आश्चर्यजनक और मनमोहक चमक बिखेर रहा था। साथ ही जियाओ यीजियान के शरीर से काली गैस की पतली धारें रिसकर कमरे में फैल गईं। 1 घंटे बाद उसके शरीर के भीतर चुभने वाला दर्द धीरे धीरे कम हो गया। फिर भी इस समय जियाओ यीजियान पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी। वह बेहोश होकर बिस्तर पर लेटी थी। जैसे ही जियाओ यीजियान बेहोशी में चली गई, कमरे में केवल काली गैस रह गई जो सन्नाटे को भर रही थी। चरमराहट। थोड़ी देर बाद गुहे की आकृति के कमरे में प्रवेश करते ही एक दरवाज़ा खुलने की हल्की आवाज़ गूंजी। दरवाजे की हरकत से हवा में थोड़ी हलचल हुई, जिससे कुछ काली गैस गुहे की ओर बहने लगी। काली गैस की तीव्र विषाक्तता को महसूस करते हुए गुहे ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसने अपना हाथ उठाया और एक बैंगनी लौ भड़क उठी, जिसने काली गैस को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद गुहे बिस्तर के पास पहुंचा। जियाओ यीजियान की भौहें सिकुड़ी हुई और उसकी बेहोशी की हालत को देखते हुए उसने धीरे से आह भरी। फिर उसने पास में पड़ा एक कंबल उठाया और धीरे से जियाओ यीजियान को ढक दिया। सब कुछ हो जाने के बाद गुहे ने कमरे से बाहर निकलने से पहले जियाओ यीजियान पर एक आखिरी नज़र डाली। अगले दिन जियाओ यीजियान की पलकें फड़कने लगीं और वह धीरे धीरे जाग उठी। उसकी आंखों में भ्रम की एक क्षणिक भावना गुजरी और जियाओ यीजियान को कल पर्पल हॉट ऑर्किड खाने की घटनाएं तुरंत याद आ गईं। धीरे धीरे उठते हुए जियाओ यीजियान की नज़र उस कंबल पर पड़ी जो उसे ढंक रहा था। अपने अवचेतन मन में उसने कुछ देर के लिए गुहे की छवि को चित्रित किया। उसकी स्पष्ट आंखें धुंध की एक पतली परत के साथ चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि मेरे बेहोश होने के बाद मेरे शिक्षक मुझे देखने आए। स्पर्श महसूस करते हुए जियाओ यीजियान धीरे धीरे उठकर बैठ गई। इसके बाद उसने अपना दिमाग केंद्रित किया और अपने शरीर में तल्लीन होकर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। एक 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर। पर्पल हॉट ऑर्किड को निगलने से उसे 2 छोटे क्षेत्रों को तोड़ने की अनुमति मिली। वास्तव में हर बार जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जहर निगलती थी जिसके पास एक भयानक जहर शरीर होता था, तो उसकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि होती थी। इसके बाद जियाओ यीजियान धीरे धीरे खड़ी हुई। जब उसने अपनी नज़र उठाई तो उसने कमरे के चारों ओर धुंधली काली गैस को बहते हुए देखा। इन काली गैसों को देखकर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये गैसें उसके शरीर के भीतर से निकल रही थीं और उनमें बहुत ज़्यादा विषाक्तता थी। अगर कोई उन्हें सांस में ले ले तो ये समस्याग्रस्त हो जाएगा। अचानक जियाओ यीजियान को अपने शिक्षक द्वारा सिखाई गई भयानक जहर अमृत संघनक तकनीक याद आ गई। अध्याय 35 सेलेस्टियल रैंकिंग में चौथा, ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन। दुखद जहर शरीर को सक्रिय करने के बाद जियाओ यीजियान को उसके पूरे शरीर में जहर ले जाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को बनाए रखना निश्चित रूप से भविष्य में उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होगा। अगर खबर बाहर आ गई तो दुखद जहर शरीर वाले व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। उस समय तक ये संभावना है कि युनलैंड संप्रदाय अब उसकी उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस स्थिति में जियाओ यीजियान ने अपने शिक्षक द्वारा सिखाई गई विषैले जहर अमृत संघनन तकनीक के बारे में सोचा। विषैले जहर अमृत संघनन तकनीक ने शरीर के भीतर विषाक्त पदार्थों को एक जहरीले कोर में संघनित करने की अनुमति दी। इस कोर में एक शक्तिशाली जहरीली शक्ति थी जिसे इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता था। अगर जियाओ यीजियान अपने शरीर के भीतर एक जहरीले कोर को सफलतापूर्वक संघनित कर सकती है तो वह भविष्य में गलती से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए जियाओ यीजियान ने विषैले जहर अमृत संघनन तकनीक के विवरण को याद किया और बिस्तर पर अपनी बैठी हुई स्थिति में वापस आ गई।
उसके जेड जैसे हाथ ने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और उसके शरीर के भीतर दुखी हुई बेतहाशा बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हाथ की मुहरें लगाईं, कमरे में मौजूद काली गैस धीरे धीरे जियाओ यीजियान की ओर मुड़ गई और आखिरकार उसके शरीर में प्रवेश कर गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। एक पल के बाद जियाओ यीजियान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी खूबसूरत निगाहों में निराशा का एक संकेत दिखाई दिया। मैं एक जहरीली गोली को संघनित करना चाहती थी, लेकिन जहरीले बल की मात्रा पर्याप्त नहीं है। एक संक्षिप्त चिंतन के बाद जियाओ यीजियान बिस्तर से उतर गई और कमरे से बाहर चली गई। शिक्षक। थोड़ी देर बाद गुहे के कमरे के बाहर जियाओ यीजियान की आवाज़ धीरे से सुनाई दी। अंदर आओ। गुहे की हंसमुख आवाज़ सुनकर जियाओ यीजियान ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। तुम्हें कैसा लग रहा है? ये देखकर कि जियाओ यीजियान का रंग सामान्य हो गया था, गुहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने पूछा। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जियाओ यीजियान के नाजुक चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी और वह गुहे के पास पहुंची और दिखावा करते हुए बोली, गुरु, मैं पहले ही 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर स्तर पर पहुंच चुकी हूं। जैसा कि दुखद जहर शरीर से उम्मीद थी, वास्तव में उल्लेखनीय है। गुहे को लंबे समय से लिटिल फेरी डॉक्टर की सफलता के बारे में पता था, इसलिए वह बस मुस्कुराया और धीरे से आह भरी। गुहे की प्रशंसा सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर के दिल में खुशी की भावना भर गई। उसने फिर गुहे को देखा और पूछा, गुरु, क्या आपके पास अभी भी कोई जहरीली जड़ी बूटियां हैं? मैंने उन्हें कुछ समय पहले आपके लिए तैयार किया था। गुहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक पैकेज निकाला और उसे जियाओ यीजियान को सौंप दिया। मेरे शिष्य, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जहरीली जड़ी बूटियां निगलते समय भी ऐसा बार बार नहीं करना चाहिए। शक्ति में तेजी से वृद्धि अस्थिर नींव की ओर ले जा सकती है। अपने क्षेत्र को मजबूत करने में कुछ समय बिताना जरूरी है। गुहे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने बात की। शिष्य समझ गया। ये सुनकर जियाओ यीजियान ने सिर हिलाया और फिर धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। ... समय उड़ गया और पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। अलग आंगन के भीतर एक कमरे में जियाओ यीजियान बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठी थी। कमरा घने काले कोहरे से भरा हुआ था। जियाओ यीजियान के नाजुक हाथों ने हवा में जटिल मोहरें बनाईं। प्रत्येक मोहर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में मौजूद काली धुंध किसी खास आवाज़ का जवाब दे रही हो, उसकी ओर दौड़ रही हो और फिर पूरी तरह से अवशोषित हो रही हो। एक पल के बाद कमरे में पहले से मौजूद घनी काली धुंध पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। जियाओ यीजियान के शरीर के भीतर डूक्यूई के भंवर के केंद्र में एक काली गोली लटकी हुई थी। धागा दर धागा काली धुंध डूक्यूई के भंवर के माध्यम से काली गोली में समाहित हो गई। जैसे ही काली धुंध की अंतिम किरण काली गोली में विलीन हुई, जियाओ यीजियान, जो इस प्रक्रिया में हेरफेर कर रही थी, ने धीरे धीरे अपनी हरकतें बंद कर दीं। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। एक बेहोश मानसिक अनुभूति के साथ जियाओ यीजियान ने अपने वर्तमान क्षेत्र को समझ लिया। 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर। थोड़े ही समय में वह 3 सितारा डू साधक से 9 सितारा डू साधक बन गई थी। ऐसी साधना गति, यदि दुनिया को पता हो तो निस्संदेह आश्चर्यजनक होगी। अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ जियाओ यीजियान बिस्तर से उठी और फिर गुहे के कमरे की ओर चली गई। ... इस बीच गुहे के कमरे के अंदर, गुरुजी, आपके शिष्य ने सफलतापूर्वक 6 सितारा डू साधक बनने में सफलता प्राप्त की है, लियूलिंग ने उत्साह से कहा जब उसने अपने सामने गुहे को देखा। हाँ, आपने वास्तव में सफलता प्राप्त की है। बहुत बढ़िया, गुहे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया जब उसने लियूलिंग को देखा, जिसने अपने चेहरे के आधे हिस्से को मास्क से ढका हुआ था। संयोग से आधा महीना भी बीत चुका था। अब जब लियूलिंग ने सफलतापूर्वक अपनी सफलता प्राप्त कर ली थी, तो गुहे के लिए उसे तदनुसार पुरस्कृत करना उचित था। हे, गुहे की प्रशंसा सुनकर लियूलिंग के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने उत्सुकता से गुहे की ओर देखा। गुरुजी, आपने कहा था कि अगर मैं आगे निकल सकता हूं तो अपने व्यवहार को देखो। गुहे ने चंचलता से डांटा और फिर एक विचार के साथ इशारा किया। अपनी स्टोरेज रिंग से क्रिम्सन स्नैक कॉल्ड्रॉन निकाला। यहाँ क्रिम्सन स्नैक कॉल्ड्रॉन अब से तुम्हारा होगा, गुहे ने एक भव्य इशारे के साथ घोषणा की। अपने सामने क्रिम्सन स्नैक कॉल्ड्रॉन को देखकर लियूलिंग की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, शिष्य धन्यवाद गुरु। गुहे ने हल्के से मुस्कुराया, बाहरी रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हालांकि उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक चमकी। उसे कौन से खजाने मिल सकते हैं? लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम प्रॉम्प्ट तब गुहे के दिमाग में गूंज उठा। डिंग, मेजबान द्वारा वरिष्ठ शिष्य लियूलिंग को क्रिम्सन स्नैक कॉल्ड्रॉन प्रदान करने का पता लगाना। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने और स्वर्गीय कड़ाही सूची में चौथा रैंक प्राप्त करने के लिए बधाई। ड्रैगन सोल कड़ाही। ड्रैगन सोल कड़ाही को सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में जमा कर दिया गया है। कृपया जांच अवश्य करें। सिस्टम के संकेत को सुनकर गुहे क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। स्वर्गीय कड़ाही सूची में चौथा रैंक।
ड्रैगन सोल कड़ाही। गुहे ने याद किया कि मूल कार्य में याओ चेन ने स्वर्गीय कड़ाही सूची का उल्लेख किया था। अफवाह थी कि कीमिया के क्षेत्र में लॉ रैंकिंग के साथ एक स्वर्गीय कड़ाही सूची मौजूद थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, सूची में असाधारण रूप से दोषरहित और उत्कृष्ट कीमियागर कड़ाही दर्ज की गई थी। स्वर्गीय कड़ाही सूची में 13 कड़ाही थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक आकर्षक आकर्षण था जिसने अनगिनत कीमियागरों को आकर्षित किया। गुहे को याद आया कि याओ चेन के पास स्वर्गीय कड़ाही सूची से एक कड़ाही थी जिसका नाम ब्लैक डायमंड कड़ाही था, जो सूची में 8वें स्थान पर थी। और अब ड्रैगन सोल कड़ाही जिसे उसने प्राप्त किया था, स्वर्गीय कड़ाही सूची में 4थे स्थान पर थी। लियू लिंग को क्रिम्सन स्नैक कड़ाही प्राप्त करने की खुशी में डूबा हुआ देखकर गुहे की चेतना बदल गई, सीधे सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करते ही गुहे की चेतना तुरंत एक सुनहरे रंग की कीमियाई कड़ाही पर गिर गई, जिसका आकार एक टेबल टॉप के बराबर था। सुनहरा कड़ाही आकार में मजबूत था, जो अपने पूरे शरीर में एक स्थिर आभा बिखेर रहा था। सुनहरे कड़ाही की सतह पर कई ड्रैगन के आकार के जादुई जानवरों के सजीव चित्रण उकेरे गए थे। करीब से निरीक्षण करने पर इन ड्रैगन के आकार के जादुई जानवरों के पैटर्न लगभग सजीव दिखाई दिए। सूक्ष्म रूप से गुहे को सुनहरे कड़ाही के भीतर से एक फीकी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। अद्भुत! अपने सामने असाधारण स्वर्णिम कड़ाही को देखते हुए गुहे प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। इसकी तुलना में क्रिम्सन स्नैक कड़ाही बहुत ही महत्वहीन लग रही थी। एक कीमियागर की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में से एक कीमियागर कड़ाही थी। एक उच्च गुणवत्ता वाली कड़ाही कीमियागर शोधन की सफलता दर को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। ये ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन है, जो वास्तव में स्वर्गीय कड़ाही सूची में अपने 4थे स्थान के लिए उपयुक्त है, जिसमें एक असाधारण उपस्थिति है। जैसे ही गुहे ने अपने सामने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को देखा, उसकी आंखों में उत्साह झलक उठा। अध्याय 36, 13 वर्ष की साधना। गुहे ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन के पास गया और धीरे से उसके शरीर को छुआ। जिस क्षण गुहे ने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन से संपर्क किया, उसके दिमाग में सूचनाओं का एक गहन समूह प्रवाहित हुआ। बिना किसी देरी के गुहे ने अपनी चेतना को केंद्रित किया और इस जानकारी को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। जानकारी व्यापक नहीं थी, गुहे की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ उसने सहजता से इसकी सामग्री को अवशोषित कर लिया। इस जानकारी के माध्यम से गुहे ने अंततः अपने सामने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन की उत्पत्ति और उद्देश्य को समझा। ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन, कहा जाता है कि इसे प्राचीन ड्रैगन कबीले के सम्राटों द्वारा तैयार किया गया था। इसमें ड्रैगन काइंड का सार है। ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन का इतिहास प्राचीन युग से है, जो इसकी महान आयु को दर्शाता है। इसके कार्यों के लिए कई थे। सबसे पहले, ये कीमियागर की कीमिया शोधन में सफलता दर को बढ़ा सकता था। दूसरे, ड्रैगन कबीले के सम्राटों द्वारा तैयार किए जाने के कारण इसमें एक मजबूत ड्रैगन आभा थी। इसमें डूक्यूई मिलाने से ड्रैगन की उपस्थिति को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सभी जादुई जानवर दब सकते हैं। तीसरा, इसमें ड्रैगन सार होता है। इसमें ड्रैगन कबीले के खून को मिलाने से कोई व्यक्ति अपने भीतर मौजूद ड्रैगन सार को जगा सकता है और नियंत्रित कर सकता है। ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन के ये 3 मुख्य कार्य थे। इन कार्यों के बारे में सोचते हुए गुहे की आंखें चमक उठीं। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन में इतनी उल्लेखनीय क्षमताएं होंगी। प्रशंसा के एक और पल के बाद गुहे को याद आया कि लियू लिंग अभी भी कमरे में था और उसने तुरंत सिस्टम स्पेस छोड़ दिया। एक बार जब गुहे की चेतना उसके भौतिक शरीर में वापस आ गई, तो लियू लिंग का उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। मैं गुरु को मुझे ये कॉल्ड्रॉन देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। लियू लिंग ने गुहे को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसका स्वर ईमानदार था। मैंने तुमसे पहले ही यह वादा किया था, अत्यधिक शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। गुहे ने हाथ हिलाकर उपेक्षा की, फिर सहजता से कहा, मैंने वादा किया था कि एक बार जब तुम 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर के स्तर पर पहुंच जाओगे, तो मैं तुम्हें डूक्यूई का एक और इन्फ्यूजन दूंगा। यहाँ आओ। डूक्यूई इन्फ्यूजन। गुहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग की आंखें चमक उठीं। उत्साहित होकर वह गुहे के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। अपना ध्यान केंद्रित करो। लियू लिंग को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखकर गुहे ने एक नर्म आदेश दिया, अपनी हथेली को लियू लिंग की पीठ पर मजबूती से रखते हुए। अपने दिमाग की एक सूक्ष्म हरकत के साथ गुहे ने अपनी डूक्यूई को चैनल किया और इसे लियू लिंग के शरीर में भर दिया। अपने अंदर बह रही दुर्जय शक्ति के उछाल को महसूस करते हुए लियू लिंग की आत्मा बिना समय बर्बाद किए उछल पड़ी। जैसे ही शक्तिशाली और जंगली ऊर्जा उसके भीतर उमड़ी, लियू लिंग ने तुरंत अपने मेरिडियन को सूजन और फटने की अनुभूति का अनुभव किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से ऊर्जा को अपने भीतर डूक्यू भंवर की ओर निर्देशित किया। जल्द ही लियू लिंग की आभा में परिवर्तन होने लगा। 20 सांसों से भी कम समय में लियू लिंग के भीतर से एक दबी हुई आवाज निकली, 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर। एक पल में लियू लिंग सफलतापूर्वक 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर के स्तर तक आगे बढ़ गया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। गुहे ने डूक्यू जलसेक जारी रखा।
लगभग 30 सांसों के बाद लियूलिंग की आभा एक बार फिर बदल गई। 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर। अब तक लियूलिंग को चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने दांत पीसते हुए धीरज रखा। कई दर्जन और सांसों के बाद लियूलिंग की आभा एक बार फिर बदल गई। 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर। 100 से ज़्यादा सांसों में लियूलिंग लगातार 3 क्षेत्रों से आगे बढ़ गया। 6 सितारा डू प्रैक्टिशनर से 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक। मास्टर, कृपया रुकें, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। इस समय लियूलिंग को लगा कि जैसे उसकी मेरिडियन फटने वाली हैं। उसने तुरंत चिल्लाया। डूक्यूई जलसेक को आगे जारी रखने से उसकी मेरिडियन को नुकसान हो सकता है। एक अभ्यासी के लिए मेरिडियन सबसे महत्वपूर्ण थे, उन्हें कोई भी नुकसान उसकी भविष्य की उपलब्धियों को बहुत सीमित कर देगा। लियूलिंग की दलील सुनकर गूहे की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। हालांकि लियूलिंग की सुरक्षा के लिए गूहे ने तुरंत डूक्यूई जलसेक बंद कर दिया। जिस क्षण गूहे ने अपनी डूक्यूई को संक्रमित करना बंद कर दिया, सिस्टम ने अपनी गणना शुरू कर दी। डिंग, वरिष्ठ शिष्य लियूलिंग को आधे दिन की साधना प्रदान करने वाले मेजबान का पता लगाना। बधाई हो मेजबान, 10,000 गुना प्रतिफल को सक्रिय करने के लिए आपने 13 साल की साधना प्राप्त की है। 13 साल की साधना प्रणाली स्थान में जमा कर दी गई है। कृपया इसे तुरंत जांचें। आधे दिन की साधना प्रणाली के संकेत को सुनकर गूहे लियूलिंग की ओर कुछ अवाक होकर देखने लगा। ये लड़का आधे दिन की साधना भी नहीं झेल सकता था। काफी निराशाजनक। सौभाग्य से 10,000 गुना प्रतिफल की बाद की सक्रियता एक अच्छा परिणाम थी। कई स्तरों को पार करने के लिए 13 साल की साधना उसके लिए पर्याप्त होगी। लियूलिंग को अपने शरीर के भीतर डूक्यूई को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखकर गूहे को उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। वह आधे दिन की साधना भी नहीं झेल सका। वह वास्तव में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लड़के की शारीरिक मेरिडियन अत्यधिक कमजोर लग रही थी, मानो उसने कभी कोई टैंपरिंग नहीं की हो। इस समय गूहे ने पहले ही निर्णय ले लिया था, वह भविष्य में लियूलिंग को लगन से प्रशिक्षित करेगा। आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद लियूलिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अपने भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए लियूलिंग का दिल उत्साह से भर गया। डूक्यूई का संचार वास्तव में स्फूर्तिदायक था। उसकी साधना के आसमान छूने की अनुभूति कुछ ऐसी थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। हालांकि अपनी साधना की तीव्र प्रगति के उत्साह में खोया हुआ लियूलिंग गूहे के थोड़े काले पड़ चुके चेहरे को नोटिस करने में विफल रहा। ये लड़का इतनी कम मात्रा में डूक्यूई प्राप्त करने से रोमांचित था। वास्तव में एक अप्रभावी साथी। खांसी लियूलिंग को देखकर जो खुशी से नाचने के लिए लगभग तैयार लग रहा था, गूहे हल्के से खांसने से खुद को रोक नहीं सका। गूहे की आवाज़ सुनकर लियूलिंग ने हल्की सी पलकें झपकाईं और उसका उत्साह तुरंत कम हो गया। गूहे के पास जाकर लियूलिंग ने अत्यंत सम्मान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, शिष्य ने डूक्यूई के लिए गुरु को धन्यवाद दिया। गूहे ने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी निगाहें कुछ हद तक दुर्भावनापूर्ण इरादे से लियूलिंग का आकलन कर रही थीं। गुरु, क्या कुछ गड़बड़ है? गूहे की निगाहों को महसूस करते हुए किसी कारण से लियूलिंग को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। ये कुछ भी नहीं है। आपके गुरु के पास अभी भी आपको सिखाने के लिए एक तकनीक है। आगे आओ। गूहे ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, एक और तकनीक सिखानी है। गूहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका। मास्टर वाकई बहुत उदार थे, है न? उन्होंने न केवल उसे क्रिम्सन स्नैक कॉल्ड्रॉन और डूक्यूई जलसेक दिया था, बल्कि अब वह एक और तकनीक सिखाने का इरादा रखता था। गूहे से काफ़ी खजाने प्राप्त करने के बाद लियूलिंग को इस समय एक बात समझ में आ गई थी। शिक्षक की रचनाएं हमेशा बेहतरीन होती हैं। इस बार मास्टर जो तकनीक सिखा रहे हैं वह निस्संदेह असाधारण होनी चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गूहे के चेहरे पर प्रत्याशा दिखाई दी और वह धीरे धीरे लियूलिंग के पास पहुंचा और उसके सामने झुक गया। बिस्तर पर बैठे गूहे ने अपने सामने लियूलिंग को देखा और अपनी हथेली से उसने सीधे लियूलिंग के माथे को छुआ। अगले ही पल गूहे का दिमाग चला गया और उसने तुरंत अपने ट्रांसमिशन कौशल का उपयोग किया, मध्यवर्ती स्थानांतरित किया पृथ्वी श्रेणी की तकनीक बैंगनी सूर्यकला अपने मन से लियूलिंग तक। लियूलिंग की आंखें बंद रहीं और थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा प्रवेश कर रही है। अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सांस को शांत करें। जैसे ही गूहे ने ये शब्द धीरे से कहे, लियूलिंग ने जानकारी को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अध्याय 37 दिव्य ज्वाला तकनीक। जैसे जैसे लियूलिंग ने अपने मन में जानकारी को आत्मसात किया, उसे धीरे धीरे समझ में आया कि यह एक मार्शल तकनीक है। बैंगनी सूर्य तकनीक, एक पृथ्वी रैंक वाली मध्यवर्ती स्तर की तकनीक। इस तकनीक की गहराई और स्तर को जानने पर लियूलिंग बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये वास्तव में एक पृथ्वी रैंक वाली मध्यवर्ती स्तर की तकनीक है। शिक्षक ने वास्तव में मुझे एक पृथ्वी रैंक वाली मध्यवर्ती स्तर की तकनीक प्रदान की है।
इस समय लियू लिंग लगभग खड़े होकर खुशी से नाचना चाहता था। ध्यान केंद्रित करो और मन को शांत करो। जैसे ही वह उत्साहित महसूस कर रहा था, कमरे में एक असंतुष्ट आवाज़ गूंजी। लियू लिंग ने जल्दी से अपने बढ़ते विचारों को दबा दिया और अपने मन में यादों को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल के बाद बैंगनी सूर्य तकनीक का संचार पूरा हो गया और गुहे ने धीरे धीरे अपनी हथेली वापस खींच ली। फिर सिस्टम की अधिसूचना उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग ने पाया कि मेजबान को वरिष्ठ शिष्य लियू लिंग द्वारा पृथ्वी श्रेणी की मध्यवर्ती स्तर की तकनीक, बैंगनी सूर्य तकनीक प्रदान की गई है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने और स्वर्ग श्रेणी की उन्नत स्तर की तकनीक, दिव्य ज्वाला तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। दिव्य ज्वाला तकनीक को सिस्टम स्पेस में जोड़ा गया है। कृपया अपनी इन्वेंट्री की जांच करें। दिव्य ज्वाला तकनीक, स्वर्ग रैंक की एक उन्नत स्तर की तकनीक। गुहे इस खबर से बहुत खुश था और उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने उसे पृथ्वी श्रेणी की तकनीक प्रदान की थी और 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर किया था, जिससे उसे स्वर्ग श्रेणी की उन्नत स्तर की तकनीक मिली थी। यह उसकी साधना यात्रा के लिए एक जबरदस्त अवसर था। सिस्टम की अधिसूचना सुनने पर गुहे को आश्चर्य का हल्का सा कंपन महसूस हुआ। उसने लियू लिंग को देखा, जो अभी भी बैंगनी सूर्य तकनीक को आत्मसात करने में तल्लीन था, और उसकी चेतना तुरंत सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर गुहे ने शून्य में लटके हुए 2 क्रिस्टल गोले देखे, एक रंगहीन और दूसरा लाल रंग का। रंगहीन गोला स्वाभाविक रूप से लियू लिंग की 13 साल की साधना की पिछली वापसी का प्रतिनिधित्व करता था। डिंग, क्या मेजबान 13 साल की साधना का दावा करना चाहता है? सिस्टम की आवाज़ गुहे के दिमाग में गूंज उठी जब उसने अपनी चेतना से रंगहीन गोले को छुआ। नहीं, गुहे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। लियू लिंग अभी भी बाहर था। फिर गुहे की नज़र उसके बगल में बैंगनी रंग के गोले पर चली गई। डिंग, क्या मेजबान दिव्य ज्वाला तकनीक को पुनः प्राप्त करना चाहता है? जैसे ही आवाज़ आई, गुहे ने पहले से ही अपना जवाब तैयार कर लिया था। दिव्य ज्वाला तकनीक को पुनः प्राप्त करो। अगले ही पल गुहे की चेतना उसके भौतिक शरीर में लौट आई और उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई। गुहे की दुर्जय आत्मा शक्ति ने जानकारी को घेर लिया, सीधे उसे अवशोषित कर लिया। थोड़ी देर बाद गुहे ने दिव्य ज्वाला तकनीक से जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। दिव्य ज्वाला तकनीक एक ऐसी तकनीक जो किसी व्यक्ति की सार अग्नि के रूप में एक विशिष्ट दिव्य ज्वाला का उपयोग करने पर केंद्रित है, विभिन्न ज्वालाओं को भस्म करके खुद को अवशोषित और बढ़ाती है। गुहे के विचार में दिव्य ज्वाला तकनीक ज्वाला मंत्र के साथ समानताएं साझा करती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण अंतर हैं। उनका मानना था कि दिव्य ज्वाला तकनीक ज्वालाओं को अवशोषित करने और आत्मसात करने की एक शक्तिशाली तकनीक थी। दिव्य ज्वाला तकनीक की साधना का प्राथमिक ध्यान शरीर के भीतर अपनी स्वयं की सार अग्नि को इकट्ठा करना था। सार अग्नि, जो मेजबान के पूर्ण नियंत्रण में थी, साधक के स्तर से निकटता से जुड़ी हुई थी। अन्य लपटों को भस्म करके सार अग्नि अपनी स्वयं की अग्नि उत्पत्ति को बढ़ा सकती थी। जब तक सार अग्नि की अग्नि उत्पत्ति को बढ़ाया जाता था, तब तक सार अग्नि के मेजबान को पर्याप्त प्रतिक्रिया का अनुभव होता था। दिव्य ज्वाला तकनीक की पेचीदगियों को याद करते हुए गुहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये दिव्य ज्वाला तकनीक वास्तव में उसके लिए उपयुक्त थी। 10,000 गुना साधना प्रणाली के वाहक के रूप में वह तब तक स्वर्गीय ज्वालाएं बना सकता था जब तक कि जानवरों की आग होती। विदेशी आग के साथ वह स्वर्गीय ज्वालाओं से भी उच्च श्रेणी की ज्वालाएं पैदा कर सकता था। यदि वह अपनी सार अग्नि का उपयोग इन उच्च श्रेणी की लपटों को भस्म करने के लिए करता, तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से आसमान छूती। इसके अलावा दिव्य ज्वाला तकनीक में एक खंड भी शामिल था, ज्वाला तड़का तकनीक। ये सार अग्नि का उपयोग करके भौतिक शरीर और आत्मा को तड़का लगाने में विशेष तकनीक थी। लियू लिंग, जो हिचकिचा रहा था, गुहे के शब्दों को सुनकर तुरंत ऊर्जावान हो गया। उत्साहित और आश्वस्त होकर उसने कहा, मास्टर, निश्चिंत रहें, 1 महीने के भीतर मैं निश्चित रूप से डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। ये सोचकर कि पहले की तरह साधना में तेजी से प्रगति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए 1 महीने के भीतर डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करना आवश्यक है, लियू लिंग का दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। ठीक है, वैसे कल से हर दोपहर यहाँ आना। मैं तुम्हें विशेष प्रशिक्षण दूंगा। गुहे ने अचानक कुछ सोचा और लियू लिंग को संबोधित किया। विशेष प्रशिक्षण? मास्टर, किस तरह का विशेष प्रशिक्षण? लियू लिंग ने जिज्ञासा से पूछा। गुहे के मुंह के कोनों में शरारत की झलक उभरी, उसकी निगाह लियू लिंग पर टिकी थी। उसने कहा, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जब तक तुम मेरा विशेष प्रशिक्षण पूरा कर लोगे, ज्ञान का अगला हस्तांतरण उतना दर्दनाक नहीं होगा। सच में? लियू लिंग की जिज्ञासा बढ़ गई। अगर ऐसा होता तो क्या वह अगली बार थोड़ी देर के लिए डूक्यूई के हस्तांतरण को सहन कर पाता? इन विचारों को ध्यान में रखते हुए लियू लिंग ने कल के विशेष प्रशिक्षण की अजीब तरह से आशा की। ठीक है, अभी के लिए वापस लौटो और अपनी साधना को स्थिर करो। गुहे ने अपना हाथ हिलाया, लियू लिंग को जाने का संकेत दिया।
उसने सिस्टम स्पेस के भीतर 13 साल की साधना के बारे में सोचा और इसे आत्मसात करने की उसकी उत्सुकता को रोकना मुश्किल था। तो गुरु, मैं विदा लेता हूँ। ये सुनकर लियूलिंग ने और देर नहीं की। उसने गूहे को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और फिर सीधे कमरे से बाहर चला गया। लियूलिंग के जाने के बाद गूहे 13 साल की साधना को आत्मसात करने के लिए उठने ही वाले थे जब उन्होंने अपने दूसरे शिष्य जियाओ यी जियान को आते देखा। अध्याय 38 ट्रांसमिशन रिपल पाम। डोंग डोंग डोंग। मास्टर, जल्द ही। जियो यी जियान की मधुर आवाज दरवाजे के बाहर सुनाई दी। अंदर आओ। गूहे की शांत आवाज कमरे के भीतर गूंज उठी। ये सुनकर जियो यी जियान सीधे कमरे में प्रवेश किया। गूहे के कमरे में परिचितता के साथ आया। मास्टर, शिष्य 9 सितारा डू फाइटर स्तर तक पहुंच गया है। जैसे ही वह गूहे के पास पहुंची, जियो यी जियान बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके स्वर में उत्साह का संकेत था। वाकई, ये शानदार है। आपके वरिष्ठ भाई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर गूहे के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई और उसने ईमानदारी से मूल्यांकन किया। हालांकि जब खेती की गति की बात आती है तो शायद पूरे महाद्वीप में कुछ ही जियो यी जियान की बराबरी कर सकते हैं। गूहे की प्रशंसा सुनकर जियो यी जियान के नाजुक चेहरे पर एक प्रसन्न अभिव्यक्ति चमक उठी। अच्छा काम करते रहो। एक बार जब तुम डू मास्टर दायरे में पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें 3 उपहारों से पुरस्कृत करूंगा। जियाओ यी जियान को आखिरी डू क्यूई इन्फ्यूजन दिए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। गूहे ने बोलते हुए ये वादा किया। सच में? ये सुनकर जियाओ यी जियान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसकी क्रिस्टल क्लियर आंखों में प्रत्याशा की चमक चमक उठी। फिर उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। मास्टर, निश्चिंत रहो। 10 दिनों के भीतर मैं निश्चित रूप से डू मास्टर दायरे में पहुंच जाऊंगी। यह अच्छा है। उसके दृढ़ संकल्प से संतुष्ट होकर गूहे ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कई जेड बोतलें निकालीं। छोटी सी इन जेड बोतलों में जेड बोन पिल है। अपने दैनिक अभ्यास के बाद एक बोतल पानी में डालें और औषधीय स्नान के लिए भिगोएं। गूहे ने बोतलें जियाओ यी जियान को सौंपते हुए समझाया। जेड बोन पिल। ये सुनकर जियाओ यी जियान की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। छठी कक्षा के कीमियागर की विरासत प्राप्त करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जेड बोन पिल के प्रभावों को समझती थी। जेड बोन पिल एक चौथी कक्षा की गोली थी जिसे औषधीय स्नान के लिए पानी में डालने पर न केवल शरीर शांत होता था बल्कि त्वचा भी नमीयुक्त होती थी। ये बहुत कीमती थी। आमतौर पर प्रमुख परिवारों की कुलीन महिलाएं शरीर के रखरखाव के लिए जेड बोन पिल खरीदना पसंद करती हैं। यह न केवल उनके शरीर को निखारती है बल्कि उनकी त्वचा को भी पोषण देती है। मास्टर, धन्यवाद। प्रसन्नता के साथ जियाओ यी जियान ने गूहे के हाथों से जेड की बोतलें स्वीकार की और तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। आप प्रतिदिन जहर का सेवन कर रहे हैं जिससे आपके शरीर में छिपी हुई चोटें हो सकती हैं। हर दिन औषधीय स्नान करना याद रखें, अन्यथा ये संभावित परेशानियों का कारण बन सकता है। गूहे ने सिर हिलाया और सावधानीपूर्वक निर्देश दिया। जेड बोन पाउडर ने न केवल जियाओ यी जियान के शरीर के भीतर छिपी चोटों को साफ किया बल्कि उसके शरीर को भी तरोताजा कर दिया। डू क्यूई संचार और ज्ञान का संचरण भौतिक शरीर की ताकत पर बहुत अधिक निर्भर करता था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके भावी शिष्य उसके द्वारा दी गई डू क्यूई को यथासंभव अवशोषित कर सकें, गूहे को उनके संविधान को बढ़ाने के तरीके खोजने पड़े। समझ गया, धन्यवाद गुरु। गूहे की सावधानीपूर्वक सलाह सुनकर जियाओ यी जियान ने जेड की बोतलों को कसकर पकड़ लिया, गहराई से प्रभावित महसूस किया। गुरु, आप हमेशा अपने शिष्यों के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे कोई भी समय हो। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जियाओ यी जियान के भीतर दृढ़ संकल्प की भावना चमक उठी। उस विचार के साथ जियाओ यी जियान ने गूहे को देखा और धीरे से पूछा, गुरु, क्या आपके पास यहाँ कोई जहर है? ये सुनकर गूहे ने एक पल के लिए विचार किया, फिर अपनी भंडारण अंगूठी से एक चांदी का टोकन निकाला और उसे जियाओ यी जियान को सौंप दिया। शिष्य, यह एक पहचान चिन्ह है जिसे मैंने तुम्हारे लिए लगाया है। अब से तुम हर आधे महीने में औषधीय जड़ी बूटियों के एक बैच का अनुरोध करने के लिए मुख्य शिखर पर जा सकते हो। ये सुनकर जियो यी जियान ने गूहे के हाथ से चांदी का टोकन स्वीकार कर लिया। इस पर 3 अक्षर युनलैन जोंग अंकित थे, जो युनलैन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि 3 अक्षरों के ऊपर एक कीमिया कड़ाही की छवि भी थी। ये टोकन युनलैन संप्रदाय के भीतर एक कीमियागर की पहचान का प्रतिनिधित्व करता था। जियामा साम्राज्य में सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में युनलैन संप्रदाय ने न केवल छठी कक्षा के कीमियागर गूहे को भर्ती किया था बल्कि कई अन्य कीमियागरों को भी भर्ती किया था। युनलैन संप्रदाय के भीतर ऐसे कई कीमियागर थे जो कीमियागर गिल्ड में शामिल नहीं हुए थे। इन भर्ती किए गए कीमियागरों के लिए युनलैन संप्रदाय ने उदार प्रोत्साहन की पेशकश की। हर आधे महीने में इन कीमियागरों को संप्रदाय से औषधीय जड़ी बूटियों का एक बैच मांगने की अनुमति थी। बेशक इन औषधीय जड़ी बूटियों का ग्रेड कीमियागर के स्तर पर निर्भर करता था।
गूहे ने इन सामान्य प्रथाओं के बारे में जियाओ यी जियान को भी शिक्षित किया था। फिर उसने जियाओ यी जियान को देखा और इशारा किया, कोई बात नहीं, यहाँ आओ, मैं तुम्हें अभी एक युद्ध तकनीक सिखाता हूँ। ये सुनकर जियाओ यी जियान की खूबसूरत आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं और वह गूहे के पास पहुंची। गूहे ने धीरे से एक उंगली बढ़ाई और जियाओ यी जियान के चिकने माथे पर थपथपाया। उसी समय उसने मन ही मन अपने मन में कहा, सिस्टम, जियाओ यी जियान को रिपल पाम तकनीक प्रदान करें। अगले ही पल जियाओ यी जियान को अपने मन में सूचना की बाढ़ महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस सूचना को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल के बाद जियाओ यी जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठीं। उच्च श्रेणी की येलो रैंक युद्ध तकनीक रिपल पाम। वास्तव में गूहे ने जियाओ यी जियान को जो कुछ भी सिखाया था वह एक उच्च श्रेणी की येलो रैंक युद्ध तकनीक थी। चूंकि उसे ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से तकनीक प्रदान किए हुए एक पूरा महीना भी नहीं हुआ था, इसलिए वह इस बार सिस्टम के पुरस्कार तंत्र को ट्रिगर नहीं कर सका। परिणामस्वरूप गूहे ने जियाओ यी जियान के साथ सीखी गई 2 उन्नत पर्पल रैंक युद्ध तकनीकों को साझा नहीं किया। फिर भी जियाओ यी जियान पहले से ही जो कुछ भी प्राप्त कर चुकी थी उससे काफ़ी संतुष्ट थी। गूहे से ज्ञान हस्तांतरण के बाद रिपल पाम का सार उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया था। थोड़े अभ्यास के साथ वह रिपल पाम तकनीक को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकती थी। धन्यवाद मास्टर, जियाओ यी जियान ने गूहे के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। शिष्य, एक बार जब आप डू मास्टर दायरे में प्रवेश कर लेंगे तो मैं आपको एक उन्नत बैंगनी रैंक मुकाबला तकनीक प्रदान करूंगा, गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? ये सुनकर जियाओ यी जियान को खुशी की लहर महसूस हुई और वह डू मास्टर दायरे में आगे बढ़ने के लिए और भी उत्सुक हो गई। ठीक है, बाहर जाओ और लगन से अभ्यास करो। कल सीनियर सिस्टर नालन के सामने खुद को शर्मिंदा मत करो, गूहे ने हंसते हुए कहा। समझ गया मास्टर, जियाओ यी जियान ने जवाब दिया और उत्साह से कमरे से बाहर निकल गया। अब सफलता का समय आ गया है। जियाओ यी जियान के जाने के बाद गूहे भी खड़ा हो गया और बगल के कीमिया कमरे में चला गया। अध्याय 39 4 सितारा डू सम्राट। कीमिया कक्ष में गूहे ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे के बीच में बैठने से पहले कीमिया कक्ष के चारों ओर एक अवरोध स्थापित कर दिया। फिर गूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी चेतना धीरे धीरे सिस्टम स्पेस में डूब गई। उसके बाद गूहे ने चुपचाप कहा, सिस्टम, 13 साल की साधना को सम्मिलित करना शुरू करो। जैसे ही उसके शब्द निकले, सिस्टम स्पेस के भीतर शून्य में निलंबित रंगहीन प्रकाश क्षेत्र तुरंत एक शानदार प्रकाश में बदल गया और गूहे के शरीर में जा गिरा। धमाका! जैसे ही उसके शरीर में चमकती रोशनी प्रवेश कर रही थी, अगले ही पल गूहे ने अपने भीतर एक दबी हुई आवाज़ महसूस की, जिसके बाद एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकल रही थी। यह ऊर्जा बेहद दबंग थी, एक बवंडर की तरह उसके भीतर से बाहर निकल रही थी, गूहे के अंगों और हड्डियों से होकर गुजर रही थी। उसके शरीर में एक चुभने वाला दर्द फैल गया और गूहे का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। फिर पिछली बार इस्तेमाल की गई विधि का पालन करते हुए जैसे ही ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसके भीतर बैंगनी लपटें उठने लगती हैं। ऊर्जा की तुलना में बैंगनी लपटें और भी अधिक भयानक थीं। जिस क्षण वे स्पर्श करती हैं, लपटें सीधे ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। इसके बाद गूहे ने इन बिखरी हुई ऊर्जाओं को नियंत्रित किया, उन्हें अपने डेंटियन में निर्देशित किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक ऊर्जा उसके डेंटियन में प्रवेश करती है, गूहे के शरीर से निकलने वाली आभा अधिक से अधिक गहन होती जाती है। एक पल के बाद उसके डेंटियन में युद्ध क्यूई का घनत्व अभी अभ्यास शुरू करने से पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गया। बस एक छोटे से पल में ये लगभग आधे साल की गहन साधना के प्रयास के बराबर था। इस अनुभूति ने गूहे को इसमें डुबो दिया। अब वह ऊर्जा को आत्मसात करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल था। इस ऊर्जा की शुद्धता के साथ उसे इसे परिष्कृत करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी। उसका कार्य इस ऊर्जा को बिखेरना था, फिर इसे सुचारू रूप से अपने डेंटियन में निर्देशित करना था। मुझे आश्चर्य है कि इस सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मेरी साधना किस हद तक बढ़ जाएगी। हालांकि साधना में ये तीव्र प्रगति प्रभावशाली है, लेकिन इससे शरीर के भीतर डुक्यूई का फैलाव और नींव में असंतुलन हो सकता है। इस प्रगति को समेकित करने के लिए भविष्य में काफ़ी समय की आवश्यकता होगी। अपनी साधना के आसमान छूने की रोमांचक अनुभूति में डूबे हुए गूहे शांत रहे और ऊर्जा को चुपचाप परिष्कृत करते रहे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। और इस क्षण जब गूहे ने एक बार फिर बिखरी हुई ऊर्जा की एक किरण को अपने डेंटियन में निर्देशित किया, तो उनके शरीर के भीतर डुक्यूई का चक्रवात आश्चर्यजनक तरीके से तीव्रता से घूमने लगा। इस क्षण उनकी आभा भी बढ़ने लगी। धमाका! जैसे ही गूहे के शरीर के भीतर एक दबी हुई आवाज़ गूंजी, उनसे एक अनियंत्रित भयानक दबाव फूट पड़ा। ये दबाव उनके आसपास की ओर बढ़ा, फिर कीमिया कक्ष की अनूठी दीवारों से गुजरा, अंततः बाहरी अवरोध द्वारा अवरुद्ध हो गया। 2 सितारा डू सम्राट।
इस क्षण गूहे की साधना 2 सितारा डू सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन यह अंत नहीं था। गूहे के शरीर के भीतर एक महत्वपूर्ण बना हुआ था ऊर्जा की मात्रा। अभी अवशोषित ऊर्जा इसके 10वें हिस्से से भी कम थी। सफलता के बाद गूहे का दृढ़ संकल्प और भी बढ़ गया और उसने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया गूहे की साधना में सफलताएं मिलती रहीं। धमाका। 1 घंटे बाद भयावह दबाव एक बार फिर से जारी हुआ। तीसरा सितारा डू सम्राट। इस बिंदु पर वह तीसरे सितारा डू सम्राट के स्तर पर पहुंच गया था। गूहे के शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा के बढ़ने के साथ उसकी आभा आसमान छूती रही। 1 और घंटा बीत गया और गूहे के शरीर के भीतर से फिर से एक दबी हुई आवाज गूंजी। चौथा सितारा डू सम्राट। इस सफलता के साथ गूहे के शरीर के भीतर की ऊर्जा आखिरकार पूरी तरह से अवशोषित हो गई। अगले ही पल गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली पुतलियों में बैंगनी लपटें तुरंत निकल आईं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा दबाव फूट पड़ा, फिर अनियंत्रित रूप से बाहरी अवरोध की ओर बढ़ गया। धमाका। चटकना। इस दबाव के प्रभाव में बाहरी अवरोध अचानक कमजोर दिखाई देने लगा, दरारें दिखने लगीं। ये दृश्य देखकर गूहे की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपनी आभा को छिपा लिया। कुछ सांसों के बाद गूहे की नज़र धीरे धीरे शांत हो गई। तो यह एक 4 सितारा डू सम्राट की शक्ति है। गूहे ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए, अपने भीतर की अपार शक्ति को महसूस करते हुए। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। शक्ति में जबरदस्त उछाल की इस अनुभूति ने उसे वास्तव में सहज महसूस कराया। अपने दाहिने हाथ की हल्की पकड़ के साथ उसके भीतर की डूबी हुई तुरंत एक तूफान में बदल गई और बाहरी अवरोध पर बह गई। चटकने की आवाज के बीच कीमिया कक्ष को घेरने वाला अवरोध एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। अगले ही पल गोली शोधन कक्ष के बाहर एक और अधिक ठोस अवरोध फिर से प्रकट हुआ। सफलता मिल गई, फिर भी गूहे का कीमिया कक्ष छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने स्वयं के सार ज्वाला को संघनित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। अपने मन में दिव्य ज्वाला शास्त्र की सामग्री को तेजी से याद करते हुए अनजाने में गूहे के चेहरे पर विस्मय की एक झलक दिखाई दी। दिव्य ज्वाला शास्त्र की साधना के लिए पूर्वापेक्षा वास्तव में एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को सफलतापूर्वक नियंत्रित करना है। वास्तव में एक उन्नत स्वर्गीय रैंक तकनीक होने के योग्य ये साधना सीमा अधिकांश लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त है। सौभाग्य से मेरे पास वर्तमान में एक स्वर्गीय ज्वाला है। हालांकि इस दिव्य ज्वाला शास्त्र की साधना पद्धति काफ़ी आत्मविनाशकारी लगती है। पहला कदम वास्तव में नियंत्रित स्वर्गीय ज्वाला को शरीर में पेश करना है। इसे किसी के मांस, हड्डियों और यहाँ तक कि आत्मा में एकीकृत करना है। इसे केवल शरीर के भीतर स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करने के बजाय पूर्ण विलय प्राप्त करना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने गूहे को मूल कार्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जहां रानी मेडुसा ने ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला के साथ आत्मसात करने की विधि का उपयोग करके विकास किया। हालांकि समानता के बावजूद अंतर यह था कि जिस स्वर्गीय ज्वाला गूहे की साधना कर रहे थे वह पहले से ही उनके नियंत्रण में थी। आत्मविनाश में भी यह प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर था, रानी मेडुसा के विपरीत जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर थी। ऐसा लगता है कि जन्मजात स्वर्गीय ज्वाला को संघनित करने के लिए मुझे कुछ पीड़ा सहनी होगी। गूहे के मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, एक बार फिर अपने मन में दिव्य ज्वाला शास्त्र की सामग्री की समीक्षा की। एक पल के बाद गूहे ने खुद को अपनी इष्टतम स्थिति में समायोजित किया। उसने एक हल्की सांस ली, दिव्य ज्वाला शास्त्र का अभ्यास शुरू करने की तैयारी की। उसने अपनी जन्मजात स्वर्गीय ज्वाला को संघनित करने के लिए 9 निचली ज्वाला का उपयोग करने का फैसला किया। आखिरकार वर्तमान में उसके नियंत्रण में एकमात्र अनोखी ज्वाला 9 निचली ज्वाला थी। अपनी आंखें आधी बंद करके गूहे आराम से गोली शोधन कक्ष में बैठ गया। एक विचार के साथ बैंगनी लपटें उसके अंगों और हड्डियों के माध्यम से तरंगित होने लगीं। दिव्य ज्वाला शास्त्र में उल्लिखित साधना पथ का सीधे अनुसरण करते हुए गूहे ने बैंगनी ज्वालाओं को नियंत्रित किया। आसपास की दोची इकट्ठी हो गईं और उसके मांस और हड्डियों से टकरा गईं। बैंगनी ज्वालाओं की लपटें उसकी आत्मा में भी घुस गईं। एक पल में गूहे का शरीर बैंगनी ज्वालाओं में लिपटा हुआ था। आर्घा। गूहे के शरीर में एक भयानक दर्द उमड़ पड़ा, जो हर हड्डी, हर मांस के टुकड़े और यहाँ तक कि उसकी आत्मा तक फैल गया। अध्याय 40। सार ज्वाला को संघनित करना। दर्द, एक ऐसा दर्द जो अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गया। पूरा शरीर बैंगनी लपटों में घिरा हुआ था और इस समय गूहे को आग पर भूनने से अलग कुछ महसूस नहीं हुआ। अपने शरीर में फैल रहे तीव्र दर्द को सहते हुए गूहे ने अपनी चेतना को अंदर की ओर केंद्रित किया। गूहे के शरीर के अंदर बैंगनी लपटों की भयानक ऊर्जा बेतहाशा उसके मेरिडियन से गुजर रही थी। उनके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ एक पल में जलकर राख हो जाएगी। चिलचिलाती गर्मी के कारण एक बार विशाल और लचीले मेरिडियन विचित्र और भयावह आकृतियों में बदल गए थे, जो मुड़ी हुई मुलेठी की छड़ियों की तरह थे।
बेशक मुड़ी हुई मेरिडियन की वजह से होने वाले भयानक दर्द ने गुहे के शरीर को अनैच्छिक रूप से ऐंठने पर मजबूर कर दिया। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसके पीले चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मैं शायद ही कभी खुद को ऐसी रंगीन दुनिया में पाता हूँ। कोई बंधक नहीं, कोई कार ऋण नहीं और कोई अत्यधिक दहेज नहीं। मेरे पास बस खेती का एक भव्य बोझ है। चूंकि मेरे पास स्वर्ग द्वारा आशीर्वादित ये प्रणाली है, इसलिए मुझे 9 स्वर्गों से ऊपर उठकर बादलों के किनारे पर खड़ा होना तय है। अगर मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता तो मैं भविष्य में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अंतहीन पीड़ा ने गुहे की नसों को अभिभूत कर दिया था और उसका एक बार सुंदर चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गया था। फिर उसके मुंह के कोने पर एक अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। जब आप दर्द को आनंद के रूप में लेते हैं तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके दृढ़ संकल्प को हिला सके। मेरिडियन के भीतर बैंगनी लपटें बेतहाशा बढ़ रही थीं। कुछ ही मिनटों में गुहे के अंदर काफी उथल पुथल मच गई। अंदर से निकलने वाला चिलचिलाती गर्मी मेरिडियन और हड्डियों में फैल गई। इससे गुहे के शरीर की सतह पर छोटे छोटे सफ़ेद बुलबुले दिखाई देने लगे। ये बुलबुले फूट गए जिससे नीचे का लाल मांस दिखाई देने लगा। मांस से छोटी छोटी दरारें निकल आईं जो अंततः गुहे की बाहों और शरीर को ढकने लगी, जिससे वह कुछ हद तक भयावह दिखने लगा, जैसे कि टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया। अपने शरीर की सतह पर होने वाले बदलावों को अनदेखा करते हुए गुहे इस समय पूरी तरह से बैंगनी रंग की लौ से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो उसकी आत्मा में घुस गई थी। जैसे ही उसकी आत्मा के भीतर से तीव्र दर्द निकला, गुहे की आत्मा हिंसक रूप से कांप उठी। उसके माथे से बहते पानी की तरह पसीने की बूंदें बह रही थीं, जो जल्दी ही उसके कपड़ों को भिगो रही थीं। अपने दिल की गहराई में गहरी सांस लेते हुए गुहे ने अपनी स्टोरेज रिंग में हाथ डाला और उपचार करने वाले अमृत की एक बोतल निकाली। उसने इसे घावों पर बेतरतीब ढंग से छिड़का और अपने शरीर के अंदर बैंगनी लपटों पर अपनी चेतना को केंद्रित करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुहे के शरीर पर बैंगनी लपटें और भी तीव्र होती गईं। अंत में इसने एक बैंगनी प्रकाश ढाल का निर्माण किया जिसने उसे घेर लिया। नीला प्रकाश ढाल झुलसाने वाला उच्च तापमान उत्सर्जित कर रहा था। ढाल की सतह पर लपटें हिंसक रूप से भड़क रही थीं, जिससे बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए यह स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था कि अंदर क्या हो रहा था। जल्द ही पलक झपकते ही 3 घंटे बीत गए। कीमिया कक्ष के अंदर एक हल्की बैंगनी चमक के साथ चमकती हुई गोलाकार प्रकाश ढाल की एक सतह थी जहां बैंगनी चमक उतार चढ़ाव करती थी, जिससे दीवारों पर लहर जैसा पैटर्न बनता था। उस प्रकाश ढाल के भीतर गुहे जमीन पर क्रॉस लेग बैठे थे। इस समय वह आत्मज्ञान की स्थिति में लग रहा था। उसके शरीर के भीतर उसकी आध्यात्मिक चेतना 9 रसातल ज्वाला के साथ पहले के टकराव से थक गई थी, लक्ष्यहीन रूप से भीतर तैरती रही लेकिन एकजुट होने के लिए संघर्ष करती रही। जब गुहे इस चकित और अर्धचेतन अवस्था में था तो उसकी मेरिडियन के माध्यम से धीरे धीरे बहने वाली 9 रसातल ज्वालाएं अचानक मेरिडियन मार्गों का अनुसरण करते हुए अपने आप चलने लगीं। इस समय 9 रसातल ज्वालाएं शायद गुहे द्वारा पहले से ही परिष्कृत किए जाने के कारण न केवल अपने भयानक उच्च तापमान को अब और नहीं छोड़ती थीं, बल्कि इसके बजाय कुछ हद तक ठंडी हो जाती थीं। जैसे ही यह मेरिडियन से होकर बहता था, बैंगनी तरल की पतली किस्में इससे अलग हो जाती थीं। अंत में ये किस्में मेरिडियन दीवारों से चिपक गईं, जो कि क्यूई को समाहित करने की अपनी क्षमता को लगभग खोने के बिंदु तक क्षतिग्रस्त हो गई थीं। एक मामूली लहर के साथ वे धीरे धीरे मेरिडियन दीवारों में विलीन हो गईं। जैसे ही बैंगनी तरल की ये लपटें हल्की बैंगनी लपटों के साथ मेरिडियन में घुसी, गुहे की मुड़ी हुई मेरिडियन मुड़ी हुई नद्यपान की छड़ियों जैसी धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे रेगिस्तानी घास पानी के स्रोत से टकरा रही हो। उसके शरीर में अनगिनत मेरिडियन इस समय उत्तेजित ध्वनियां उत्सर्जित कर रहे थे। 9 रसातल लपटों द्वारा पीछे छोड़ा गया बैंगनी तरल लगातार सिकुड़ती हुई मेरिडियन द्वारा भयानक गति से अवशोषित किया जा रहा था। जैसे ही मेरिडियन ने लालच से इसे अवशोषित किया, राख जैसा सफ़ेद रंग धीरे धीरे मेरिडियन के भीतर से फीका पड़ गया और उसकी जगह जीवंत बैंगनी रंग ने ले ली। 9 रसातल लपटें एक के बाद एक मेरिडियन से होकर बहीं। जहां भी यह गुजरी, मुरझाए हुए मेरिडियन ने अपनी जीवन शक्ति वापस पा ली। टूटी हुई हड्डियां और जली हुई मांसपेशियां भी संतोषजनक गति से ठीक होने लगीं। इसके अलावा ठीक की गई मेरिडियन हड्डियां और उसके शरीर के अन्य हिस्सों ने अपनी पिछली ताकत से कहीं ज्यादा लचीलापन दिखाया। स्पष्ट रूप से, यद्यपि 9 अथाह लपटों ने महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई थी, लेकिन इससे जो क्षतिपूर्ति मिली उससे उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को लगा कि यह इसके लायक था। जबकि 9 अथाह लपटों ने गुहे के आंतरिक शरीर की मरम्मत की, उसका बाहरी शरीर जो खून के धब्बों से ढका हुआ था, धीरे धीरे घावों को एक साथ मिलाता हुआ दिखाई दिया। पपड़ी तेजी से बनी और गिर गई, जिससे कोई निशान नहीं बचा। त्वचा की सतह के नीचे की मांसपेशियां तेजी से मजबूत हुईं। हालांकि बॉडी बिल्डर की तुलना में यह तुलनात्मक नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी बाहें फैलाईं तो विस्फोटक शक्ति का एक विस्फोट हुआ। उसके शरीर की सतह पर त्वचा सांप की त्वचा की तरह झड़ गई, जो तेजी से गिर रही थी।
नई प्रकट हुई त्वचा एक महिला की तरह नाजुक लग रही थी, लेकिन इसमें पहले की तुलना में कई गुना अधिक स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के प्रति सुरक्षा और संवेदनशीलता थी। इस समय गूहे अपनी अनूठी स्थिति की सहायता से नौरथाह लपटों में निहित विशाल और लगभग भयानक ऊर्जा के साथ अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त शरीर को तेजी से मजबूत और मरम्मत कर रहा था। ये वास्तव में भाग्य और किस्मत का झटका था। मरम्मत और मजबूती की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब 9 रसातल की लपटें आखिरकार आखिरी घायल मेरिडियन के माध्यम से ड्रिल की गईं, तो गूहे का एक बार गंभीर रूप से घायल शरीर लगभग पूर्णता में बहाल हो गया था। इस शरीर की अब जो युद्ध शक्ति मुक्त हो सकती थी, वह निस्संदेह पहले से कहीं अधिक थी। गूहे के शरीर की पूरी तरह से मरम्मत करने के बाद 9 रसातल की लपटें तुरंत एक बैंगनी चमक में बदल गईं और सीधे गूहे की आत्मा की गहराई में प्रवेश कर गईं और दृष्टि से गायब हो गईं। जिस क्षण 9 रसातल की लपटें गूहे की आत्मा में प्रवेश करती हैं, उसकी पहले से बेहोश आत्मा अचानक कांपती है और फिर वह पूरी तरह से जाग जाती है। एक बार जब उसकी आत्मा जाग जाती है, तो गूहे की चेतना सहज रूप से उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से को स्कैन करती है और उसके भीतर के नए बदलावों ने उसे क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। हालांकि जब उसने अपनी आत्मा की जांच की और उसके भीतर बैंगनी चमक की किरण देखी, तो उसके दिल में बेकाबू खुशी की लहर दौड़ गई। सफलता।